सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हमारे साथ हैं, श्री लाल भार जी, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में डीएसपी हैं और एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, ग्राम पाठशाला। ग्राम पाठशाला का मैं आपको बता दूं, एक ऐसा मिशन है जो भारत के हर गांव में एक लाइब्रेरी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बारे में आगे भैया थोड़ा बहुत बताएंगे। और जो मेन इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है वो है जो एक बुक भैया ने लिखी है, भारत 2047 और हम। जैसे कि आप इस बुक को देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे इस बुक में इन्होंने क्या लिखा है और क्यों ये बुक लिखी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जी भैया बताइए, आपको ये बुक लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? नमस्कार भाई जी आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। पुस्तक की प्रेरणा मुझे मेरी टीम से ही मिली, ग्राम पाठशाला से। जी और मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि ग्राम पाठशाला मेरे जीवन को 2 हिस्सों में बांटती है। जी मैं ग्राम पाठशाला से पहले और मैं ग्राम पाठशाला को बाद। ग्राम पाठशाला से पहले मेरी सोच ऐसी थी कि मतलब मुझे लगता था कि लोग बहुत ज़्यादा सहयोग मदद नहीं करते। जी जी जी। मुझे ये लगने लगा था कि अगर आप कोई अच्छा काम भी करना चाहेंगे तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर अचानक से ग्राम पाठशाला की शुरुआत की और उसमें मैंने लोगों का समर्थन, सहयोग सब देखा। जी तो उसने मेरी धारणा बदली कि मैं इतनी उम्र तक लोगों के बारे में ये सोचता रहा जी कि लोग मदद नहीं करते, लोग अच्छे काम में साथ नहीं रहते। तो उस लोगों के भाव ने जी जो मैंने इस ग्राम पाठशाला में पिछले 5 साल में देखा, जी उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं अभी ये बात और लोगों के साथ भी साझा करूं कि अगर आप भी मेरी जैसी सोच को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं जी तो उसको बदलने की जरूरत जी। है। वही प्रेरणा है मेरी 3 पाठशाला के मेरे साथी और 3 पाठशाला से जुड़े हुए हर व्यक्ति जिसने, जैसे आपके गाँव में लोगों लाइब्रेरी बनी, जी 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 बिल्कुल। तो वो सब लोग मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इसमें जो भारत का मिशन 2047, इसके पीछे क्या आपने इसमें बताया? देखिए, देश की आज़ादी को 2047 में 100 साल। जी जी और मैं ये मानता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन, कोई प्रेरणा जरूर होती है। जी जी जैसे मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि दीपावली से पहले हम अपने घर की सफाई करना शुरू करते हैं। जी नए साल पे हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं। जी अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो कहता है कि ठीक है, नए साल से नहीं करता। जी कुछ नए काम करने का हम प्लान करते हैं कि नए साल से करते हैं। जी तो दीपावली या नया साल ये हमारे लिए कुछ अलग, कुछ नया करने की इंस्पिरेशन लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें प्रेरित करते हैं कि यहाँ से कुछ अलग करिए, कुछ नया करिए। जी जी ऐसे ही मुझे लगता है कि जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे तो उसके लिए हमारे सभी के मन में जरूर कोई ना कोई सपना होगा जी कि 2047 में जो हमारा देश होगा वो किस तरह का होगा, कैसा भारत हम 2047 में चाहते हैं। जी। तो एक हमारे पास मौका भी है जी। अभी 22 साल बचे हैं 22 साल कि हम उससे प्रेरित हो, उस सपने से, और उस सपने को पूरे करने के लिए जी। उसमें हम सभी लोग जुटे। तो यही 2047 के भारत का जो मिशन है, जी। जो विजन है, वो यही है कि जो सपना हम देखते हैं उस सपने को पूरे करने के प्रयास हमें शुरू करने होंगे। तभी वो सपना पूरा हो सकता है जो हमने भारत के लिए, हमने हमसे पहले वाली पीढ़ियों में जी भारत के लिए देखा। वही मैंने अपनी पुस्तक में लिखने की कोशिश की। जी। तो ये आपने अपने एंगल से लिखने की कोशिश करी है, लोगों से मिलके लोगों का एंगल भी इसमें डाला है? नहीं, इसके पीछे भी प्रेरणा ग्राम पाठशाला की। जी जी आप ये जानते हैं कि कुछ गिने चुने लोगों ने इस मिशन को शुरू किया जी बिल्कुल। जो सरकारी नौकरियां करते थे। जी नौकरी के साथ भी लोगों ने टाइम निकाला, ये भी अपने आप में एक स्टोरी जी बिल्कुल। कि आप नौकरी के साथ भी कुछ काम कर सकते हैं जी। जो आमतौर पर लोग सोचते भी नहीं। जी जी तो मुझे इसमें ये प्रेरणा मिली कि जब कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग नौकरियां करने के साथ साथ, और उसमें से भी कई लोग पुलिस में थे, जी अगर वो लोग समय निकाल सकते हैं और वो एक छोटे से काम को शुरू करके एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन बना सकते हैं बिल्कुल। जिनके साथ पूरा देश जुड़ सकते हैं, तो ये तो हर किसी को करना चाहिए। तो ये उसी प्रेरणा को लेकर ये किताब लिखी गई जी और यही संदेश देने की कोशिश की है कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए।
भाई है। जी अगर हम सभी ऐसे छोटे छोटे प्रयास करें तो छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पूरे देश में परिवर्तन ला आलू सकते ग्राम हैं। पाठशाला की एक नजीर आप सबके सामने जो कि डीडी न्यूज पे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक भी और प्रधानमंत्री जी पूरे तक भी पूरे पहुंच देश चुकी है। का पूरे देश का मिशन है कि जी जी अब ये किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी समाज का, बिल्कुल, किसी क्षेत्र का मिशन नहीं है। अब ये पूरे देश का मिशन है। लेकिन इसको शुरुआत करने में तो कुछ ही लोग थे। जी बिल्कुल। तो जब कुछ लोग कुछ कर सकते हैं तो बहुत लोग तो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही संदेश। तो इसमें आपने एक चीज लिखी है, वर्तमान लोकतंत्र। वर्तमान लोकतंत्र में इसमें आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने उसकी समीक्षा की जी कि अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने तरीके से सोचने के लिए, जी अपने तरीके से बात रखने के लिए। मैंने भी उसी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया, जी क्योंकि मैं कोई लोकतंत्र का विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन ये देश का नागरिक जरूर हूँ। जी जी और एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो मैं टेबल के दूसरी तरफ की स्थितियां भी जानता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि अभी जैसे एक दौर ऐसा है जिसमें हर किसी से कहा जाता है कि प्रश्न पूछिए। जी और प्रश्न किससे पूछिए? व्यवस्था से। जी टेबल के दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति से प्रश्न पूछिए। बिल्कुल। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो टेबल के दूसरी तरफ बैठे। जी तो मुझे दोनों स्थितियां पता है। मैं अपने आप से कहता हूँ कि मुझे भी आपसे कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार। जी आप प्रश्न पूछिए, व्यवस्था से प्रश्न पूछिए, लेकिन प्रश्न खुद से भी पूछिए खुद से भी पूछो, आपकी क्या जिम्मेदारी है? कि जो देश बना है जी इसमें मेरा योगदान क्या है। हम बोलते हैं मुझे भारत पर गर्व है। हमारे अमर भाई बोलते हैं, अमर चौधरी जी 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 कि क्या भारत को भी आपके ऊपर गर्व है? जी बिल्कुल। कुछ वैसी बात यहाँ भी है। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र दो शब्दों का योग है, लोक प्लस तंत्र। जी जी लोक से मतलब हम सामान्य नागरिक, जी और तंत्र का मतलब हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम। बिल्कुल। तो इसमें तो लोग पहले, लोग इसमें तो जिम्मेदार भी लोग पहले। ये तंत्र कहाँ से आता है? तंत्र में लोग से ही लोग आते हैं, वो तंत्र बनाते हैं। जी तो अगर हम अपने लोग को ठीक कर लें तो मेरा ये मानना है कि तंत्र भी ठीक हो सकता है। अगर लोग जिम्मेदार हो जाए तो तंत्र की हिम्मत नहीं है कि वो जिम्मेदार ना ले। बिल्कुल। जागरूक लोग हो जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा जो वोट का अधिकार है उसको जागरूक अच्छे लोगों को वोट देंगे। मैंने वही बात इसमें रखने की कोशिश की है जी कि लोग अपने आप से भी सवाल पूछिए। जी जी तंत्र से सवाल पूछिए, बेशक सवाल पूछना बनता है, लेकिन थोड़ा रुक कर, थोड़ा तसल्ली करके एक सवाल अपने आप से भी पूछ लीजिए कि आपने क्या किया। जो तंत्र से आप सवाल पूछ रहे हैं वो तंत्र आपका ही बनाया हुआ है। अगर व्यवस्था में अपराधी लोग पहुंच गए जी, तो जी। उनको पहुंचाने वाला कौन? पहुंचाने वाला। अगर व्यवस्था में नकारा लोग बैठे हैं जी तो उन लोगों को वहां तक पहुंचाने वाला कौन? और अगर व्यवस्था खराब हुई है तो उसको खराब करने में आपकी भूमिका कितनी है? आपकी। तो मैंने यही बताने की कोशिश की है कि लोग से लोकतंत्र है, जी तंत्र से लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल। तो लोग को जागरूक होना होगा, लोग को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लोग ने ये तो नहीं कहा कि हमें कर्तव्य दिए, हमें अधिकार दिए, कर्तव्य क्यों नहीं दिए? जी हमारे संविधान में बहुत बाद में कर्तव्य जुड़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि और लोकतंत्र में तो पहले कर्तव्य होनी चाहिए। संविधान की बात आती है कि तो लोग अपने अधिकार के लिए ही संविधान को यूज करते हैं, उसी के लिए इस्तेमाल किया। कर्तव्य के लिए नहीं करते। तो मैंने यही बताने की कोशिश की जी। है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। जी लोग से लोकतंत्र है, तंत्र से लोग नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। जी जी अगर जैसा हम होंगे वैसा ही लोकतंत्र बनेगा। बिल्कुल, ये सच्चाई है। अगर कुछ नाकामी रही है जी तो उसमें सरकारों को दोष दीजिए, जी, जी। लेकिन जिम्मेदारी खुद भी लीजिए। ये सरकार आपने ही बनाई है। हमें नहीं। जी जी यही मेरा प्रयास है कि लोकतंत्र में लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, जी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा तो उसी जिम्मेदार लोग से लोग निकलेंगे और वो बनेंगे तंत्र का हिस्सा, जी। और तंत्र भी जिम्मेदार हो जाए। अभी इस पे एक कानून भी पास हुआ है कि अगर किसी को बड़ी सजा होती है और रेगुलर वो रहते हैं तो वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते, मंत्री और मुख्यमंत्री पर बने नहीं रह सकते। ये भी एक कानून पास हुआ है इसमें। आपने इसमें एक चर्चा की है सामाजिक संतों की आवश्यकता। इससे क्या मतलब है आपका, सामाजिक संतों की आवश्यकता? क्या संत महात्मा ज्यादा होने चाहिए समाज में? नहीं नहीं, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। वो जिनकी आप बात कर रहे हो धार्मिक संत। जी 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 मैंने ना तो धार्मिक संतों की बात की, जी जी मैंने सामाजिक संतों की बात जी जी की। हमारे समाज में सामाजिक संत हमेशा रहे, जी लेकिन पिछली एक सदी में ये लोग दिखने बंद हो गए।
पिछले एक दशक में, एक सदी सदी में, एक ओके। सदी राजा राम मोहन राय के जी बाद, जी जी विवेकानंद के बाद, जी 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 दयानंद सरस्वती के बाद, जी जी ज्योतिबा फुले के बाद, जी, ये जी। लोग पॉलिटिकल में थे, Political। नए धार्मिक थे, जी। ये सामाजिक संत थे। सामाजिक तो पिछली एक सदी में सामाजिक संत हमारे समाज में हुए नहीं, और कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब उसको रास्ता दिखाने के लिए सामाजिक संत नहीं है। अभी समाज में है क्या? पिछले वही एक सदी की बात मैं करूंगा। पिछली एक सदी में राजनीति में इतनी चकाचौंध बढ़ी है मेटलिस्टिक कि इसने प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में आने के लिए आकर्षित किया, आकर्षित किया, और राजनीति ने वो परिणाम भी दिए, वो अपेक्षाएं भी पूरी की जिनकी वजह से कोई आदमी राजनीति में आना चाहता। तो राजनीति में इतनी चमक हो गई है कि सामाजिक व्यक्ति भी अपना धैर्य खोकर कुछ दिनों बाद आपको राजनीति आकर्षित करते हुए- होकर। तो ऐसा नहीं है समाज में राजनीतिक लोग ही हैं, सामाजिक लोग नहीं, सामाजिक लोग हैं, लेकिन वो इतने संयम से वो अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पाए कि कुछ ही दिनों बाद वो राजनीति के मैदान में उतरे और फिर वो सभी राजनेताओं के जैसे हो गए। तो मुझे लगता है कि समाज में जो पतन है, समाज में जो बुराइयां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे आज के नौजवानों को देखिए, वो मूल्यों की बात ही नहीं सुनना चाहते, वो नैतिकता की बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल। उनको ऐसे काम करते देखेंगे कि आपको बहुत बुरा लगता है। जैसे एक लाइन आती है कि आजकल बहुत नेचुरल है युवाओं में, पैसा कमाओ कैसे भी कमाओ। कैसे भी। तो पैसा कमाओ, अब उनको ये कौन बताए कि पैसा कमाओ, लेकिन मूल्यों के साथ कमाओ। मूल्य के साथ। वो तो है ही नहीं, वो कहने वाला वर्ग तो आपका बचा ही नहीं। इसीलिए मैंने इस पुस्तक में ये कोशिश की है कि अगर समाज में सामाजिक संत नहीं होंगे, जो हर हाल में सामाजिक हैं, जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं, जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं। जी धर्म में भी बहुत चमक चकाचौंध आ गई। जी धर्म में आप अपने जो धार्मिक व्यक्ति है वो भी सारी सुख सुविधाओं की उन्हें जरूरत महसूस जी 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 उसमें बहुत गाड़ियाँ, वो मिल भी रही है, प्राइवेट जेट वो चीजें राजनीति में भी आपको मिल रही है। मिल रहे। तो सामाजिक लोगों को ये लगता है कि सामाजिक संत बनने से क्या मिलेगा। मैंने अपनी पुस्तक में बात लिखी है, मैंने कोशिश की है लोगों को बताने की जी कि सामाजिक संत को जो सम्मान मिलेगा वो किसी धार्मिक व्यक्ति को या किसी राजनीतिक व्यक्ति को कभी नहीं। कभी नहीं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, वो राजा राम मोहन राय नहीं बन सकता, वो ज्योतिबा फुले नहीं बन सकता। और हमारे दिलों में कौन लोग बसते हैं? ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, और इस पॉडकास्ट को सुनने वाले भी अपने मन से पूछें जी। कि उनके मन में राम मोहन राय बसे हैं या राजनीतिक लोग बसे हैं। निश्चित रूप से उनके दिलों पर राज करते हैं राजा राम मोहन राय जी। और संसद में हर जगह हमारी किताबों में उनके स्टोरीज हैं, उनके फोटोज हैं। बिल्कुल। तो भौतिकता का जो दौर है इसने लोगों को कुछ मतलब थोड़ा कमजोर किया है, वो मानसिक आकर्षित होने लगे हैं अंदर के। और कई बार ये दलीलें दी गई कि मैं यहाँ रह के बदलाव नहीं ला सकता, वहां पहुंच के नहीं बदलाव ला सकता। ये एक बहुत सॉफ्ट लाइन है इस चीज पे अपने को सही साबित कर। सही साबित कर। क्योंकि जो दयानंद सरस्वती और ये लोग हुए, जो राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो लोग हुए, मदन मोहन मालवीय जी थे, वो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने, लेकिन उन लोगों ने बीएचयू बनाई और जो बदलाव उन्होंने दिया, तो वो चीज कोई, मैं तो चाहता हूँ, कोई नेता भी नहीं दे पाया। ये तो मैंने लिखा है, बड़े पद पर रहते हुए। मैंने ये कहा कि जितना योगदान समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता दे सकता है, जी एक सामाजिक संत दे सकता है, जी 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 उतना योगदान राजनीति कभी दे नहीं सकती है। राजनीति में तो आपके पास सीमाएं हैं, जी जी आप किसी को नाराज नहीं कर सकते। जी जी सामाजिक व्यक्ति, मैं एक सामाजिक व्यक्ति की बात करूंगा, स्वामी हरिगिरि जी महाराज, जी जी चंबल के एक संत हैं। जी जी उनसे कितने राजनेताओं ने मिलने का प्रयास किया, उनकी कुटिया तक पहुंचे, उन्होंने कहा मेरे पास आपको क्या काम और मुझे आपसे कोई काम नहीं। और वो जो चंबल में कहते हैं कि मृत्युभोज बंद कर दीजिए, तो मृत्युभोज एक आवाज में बंद कर। नशा मुक्ति पे भी उन्होंने फोन जब वो नशा मुक्ति के लिए कहते हैं तो गाँव में नशा बैन हो जाता। अभी की मैं आपको लेटेस्ट एक घटना बताऊँ कि 2 गांवों में प्रतिस्पर्धा हुई चंबल की, और प्रतिस्पर्धा ये हुई कि सबसे ज्यादा पानी गंगा जल लेकर कौन से गांव के लोग पहुंचेंगे कांवड़ में। तो एक गांव में 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए का खर्चा।
ओहो, एक गांव जितनी महंगी कावड़ लेके आया, उससे अगली बार दूसरा गांव से महंगी कावड़ लेके आया। जी जी जी। तो महाराज जी गांव में पहुंच गए, दोनों गांवों के लोग बुलाए और उनसे कहा कि आप दोनों गांवों के ऊपर 51,000 रुपए का जुर्माना ये मंदिर को दान करें, और अगर आपने दोबारा से इस तरह की प्रतिस्पर्धा की तो जुर्माना 1 लाख रुपए हो गया। जी जी जी। गांव के लोगों ने वही माफी मांगी और आगे से ऐसे ना करने का संकल्प लिया। या क्या ये काम को राजनीतिक व्यक्ति करा सकता है? नहीं वो कर तो उसमें उलझेगा ही, बोल देंगे, उसे वोट कट जाएंगे। उसे तो अपना अपना भविष्य दिखाई देगा। तो एक सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक संत, वो इन चीजों की परवाह भी नहीं करता, क्योंकि उसे ये लालच ही नहीं है। और समाज में बदलाव आप तभी ला सकते हैं जब आपको समाज से कोई लालच नहीं, लालच नहीं। और ये लालच से ऊपर उठना सिर्फ एक संत के बस में है और किसी के बस में है नहीं। इसीलिए मैंने इसमें जोर दिया है कि हमारे समाजों को, देश को सामाजिक संत की बहुत जरूरत है, जिनकी अभी कमी खलती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। यही है जो करंट टाइम चल रहा है, ये एनसीआर का तो कह लो आप, मैं कह रहा हूँ एनसीआर में तो सबकी होड़ एक दूसरे से लगी हुई है, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी और ये सब चीजें और करना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो सुख शांति वो लोग नहीं देख पाते कि वहां कितनी है या नहीं है, कि वो जैसी चीजें आती हैं वो कितना आदमी सुखी रह पाता है, नहीं रह पाता है, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, समय उसके पास कम होता है, जो भी है। तो जब तक वो चीजें सामने नहीं आती, वो उससे एक बार मिलते हैं और उससे देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, युवा मान लो या जो भी मान लो। तो सामाजिक संत तो मैं कह रहा हूँ एनसीआर में तो देखने को बहुत मुश्किल है, दूर तो मिल भी सकते हैं, लेकिन एनसीआर में चीज और मुश्किल हो गई है जो हम एनसीआर में मैंने ये बैठे। चीज, इसके ऊपर एक पूरा अध्याय लिखा, जी 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 बहुत जोर दिया इस चीज जी पे। जी। पूरा अध्याय इसीलिए लिखा कि बहुत ये- अच्छा लिखा आपने। इसकी जब तक ये वाला पक्ष मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारे समाज में समाज को दिशा देने के लिए सामाजिक संत नहीं होंगे, तब तक समाज के लोग इस चकाचौंध से बचेंगे नहीं बच पाए। और अभी आप ही ने एक बात कही थी कि बस वो चकाचौंध किसी कीमत पे होनी चाहिए, जी जी चाहिए, माध्यम कुछ भी हो, किसी भी तरीके से वहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, तो उससे रोकने का काम इन्हीं लोगों का है। इन्हीं लोग। धार्मिक लोग वो काम नहीं कर रहे, ना वो काम राजनीतिक लोग कर रहे हैं। जी। ये काम कर सकते हैं सिर्फ सामाजिक संत, जिनकी मैंने जोर पर यहाँ पे इस पुस्तक में जोर दी। अब अगर मेटलिस्टिक चीजों पे आ जाए, पैसे की भी चीजों पे आ जाए, एक टाटा परिवार है। तो टाटा परिवार भारत की आजादी से पहले से इंडस्ट्रियलिस्ट वो थे, उन्होंने भारत के इंडस्ट्री को बनाया और भारत को सम्मान दिलाया हर जगह, फ्री हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारी चीजें करी देश। और वो एक वो भी काम करने का तरीका है, पैसा कमाने का, बिजनेस करने का तरीका है, लेकिन वो कितनी साधारण जीवन जीते हैं, अपना डोनेट करना, चैरिटी करना। उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो युवा उनसे भी प्रेरणा ले सकता है। अगर आपको इस डायरेक्शन में ही जाना है तो आप उन लोगों को भी देख सकते हैं, ना कि बिल्कुल उसमें भोग विलास में इतने ज्यादा उलझ जाएं कि फिर आप ना तो पैसे गिरे और ना आपकी जिंदगी पर सब कुछ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। लेकिन बहुतायत में आपको यही दिखता है, जी जी जी। लग्जरीज आपको दिखती है। लग्जरी, आप जिससे मिलेंगे थोड़ी देर, आप ही ने कहा थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, बस। उसकी आपको सुख सुविधाएं दिखेंगी बिल्कुल। और आप फिर पैसा ही हासिल करने का प्रयास करें। प्रयास करें। यही चल रहा है। इसमें एक आता है जो आपने लिखा है भाग दो। भाग दो में आपने थोड़ा सा समाज के बारे में चर्चा की है, तो आपने लिखा है समाज का मिशन और व्यवस्था के साथ साथ। इसके बारे में आपने क्या मतलब बात रखी है? हाँ, मैंने अपनी पुस्तक में ये कहा कि 2047 का भारत पूरा भारत मिलकर बना है, जी 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 जिसमें लोग की अग्रणी भूमिका हो। तंत्र तो अपना काम करेगा जी 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 लेकिन उसमें लोग की भी भूमिका उतनी है। जी जी और हमारा लोग बना है अलग अलग समाजों से। जी तो मैंने इसमें अनुरोध किया है कि हर समाज के लोग अपने समाज को जागरूक करें। जी मान लीजिए वैश्य समाज, जी जी तो वैश्य समाज के लोग वैश्य समाज को इसमें प्रेरित करें, जागरूक करें कि 100 साल का समय पूरा होने लगा है। जी जी हम ऐसा भारत बनाएंगे जिसकी मिसाल दुनिया में ना हो, जी जी जो जिसकी कल्पना हम हमारी उन पीढ़ियों ने की जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। और उस सपने को पूरा करने में 100 साल का समय बहुत होता है। और अगर हम 2047 में सपने को पूरा नहीं कर पाए तो शायद ये पीढ़ी जिसमें हम हैं, मैं तो शायद रहूँ ना रहूँ, लेकिन जो लोग उस समय रहेंगे उन्हें एक पछतावा जरूर रहेगा कि हम 100 साल में ही नहीं कर पाए। 100 साल बहुत बड़ा है। और आरोप भी लगाएंगे कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी को दोष देगी, तीसरी दूसरी को दोष देगी। तो एक मौका है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है बिल्कुल कि जब हम 100वां साल मनाएंगे
तो हम उस स्थिति में होंगे कि दुनिया भारत के ऊपर गर्व करे। जी जी। और हम भी अपने देश को गर्व करें। जी। तो मैंने इसमें लिखा है कि हर समाज अपने अपने समाज को जागरूक करे, और मैंने अपनी जिम्मेदारी लगे हाथ इस किताब में पूरी भी कर दी। जी जी। मैं गुजर समाज से आता हूँ, जी। मैंने अपने समाज को इसमें भाग 2 में जी। अपनी तरफ से वो मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल। यही समाज का भाग 2 है। जी जी जी। तो अभी आपने कहा कि व्यवस्था के साथ साथ, जी जी। देखिए 2 तरह की विचारधारा के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्था से टकराव का रास्ता होता है। जी जी जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्था के साथ साथ रहने का रास्ता अख्तियार करते हैं। मुझे ये लगता है कि व्यवस्था से टकराव बहुत जरूरी है, और व्यवस्था से टकराने में हमारा समाज हमेशा सबसे आगे है। आगे है। चाहे वो मध्यकाल हो, जब मुगलों के टाइम मुगलों का शासन था, तो भी हमारे समाज ने 500 से 700 ईस्वी तक व्यवस्था का विरोध किया, व्यवस्था की मुखालफत की। उसके बाद ब्रिटिश शासन आया, तो ब्रिटिशर्स का विरोध करने में भी हम सबसे आगे थे। जी। अब एक और व्यवस्था बनी। मुझे लगता है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विरोध के बजाय उसको सुधारने का प्रयास किया है, क्योंकि ये व्यवस्था हमारी अपनी है। जी। ना तो ये मुगलों का शासन है, ना ये ब्रिटिशर्स का शासन है, ये तो हमारे ही लोगों का शासन है। जी। इसमें कोई वर्ग ज्यादा हिस्सेदारी पा सकता है, कोई कम पा सकता है, तो वो विसंगति है, विसंगति। उसको ठीक किया। ठीक है। अब उसको ठीक करने के 2 तरीके, या तो व्यवस्था के खिलाफ आप बिगुल बजा दीजिए, या फिर व्यवस्था के साथ साथ चलिए और उस व्यवस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपनी उपस्थिति बढ़ाइए, जी। और फिर उस व्यवस्था को प्रभावित करने योग्यता को बढ़ाते हुए उस हैसियत में पहुंचे। जी जी जी। जैसे मैंने एक समाज का जिक्र किया, जी। एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं एक महाराष्ट्र में किसी वैश्य समाज के व्यक्ति से मेरी बात हुई। जी। तो उन्होंने बहुत छोटे से स्कूल से शुरू करके बहुत सारे कॉलेज बना डाले। जी। तो काफी लंबा समय लगा होगा निश्चित रूप से। तो जैन समाज का वैश्य बनिया समाज के एक व्यापारी था, उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि बहुत समय लगाया, तो इतनी सारी तो सरकारें बदली होंगी, आपको तो बड़ी मुसीबत आई होगी, बड़े आपको समझौते करने पड़े होंगे। तो बोलता नहीं है, मुझे कोई समझौता नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने एक बात कही, और वो बात मुझे मतलब उसने मुझे अंदर खिला दिया। जी। वो बोले सर हम तो MRP है। मैंने कहा MRP का मतलब? हमारा आप तो समझते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जी जी जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। बोले हम तो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, किसी की सरकार है मुझसे जो भी सरकार है उसके साथ रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात। बोले इसके बहुत फायदे हैं। मेरे क्या क्या फायदे हैं? बोले एक तो आप व्यवस्था में रहते हो, व्यवस्था को अपने हिसाब से आप प्रभावित कर सकते, और अगर आप व्यवस्था के बाहर ही हैं तो प्रभावित कैसे करें। तो मैंने अपने समाज को ये संदेश देने की कोशिश की है कि विरोध की जगह विरोध करिए, लेकिन व्यवस्था में भागीदारी जरूर होंगी। आगे उसमें आप रहेंगे तो आप व्यवस्था को बदल सकते हैं, और अगर बाहर ही बाहर रहेंगे तो व्यवस्था से टकराव के नुकसान भी होते हुए आपको झेलने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि और झेलने कुछ लोग की वजह से पूरे समाज को भी पड़ सकते हैं। वैसे ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जी जी। कुछ लोगों को ये चीज हो सकता है ना भी सही लगे, लेकिन मेरा ये मानना नहीं, लेकिन इसके एग्जाम्पल है, रिजल्ट है। आजादी के बाद का आप देख लो, जब आप टकराव किया आपने, तो आजादी के बाद भी आपको चीजें लेने में दिक्कत हुई। जब आपका, और मैं कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कारण और मानता हूं कि कारण क्या था कि कुछ लोग जो व्यवस्था के साथ नहीं चल पा रहे, या तो उनमें योग्यता नहीं है या वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो वो व्यवस्था के खिलाफ जाने का रास्ता अपना लेते हैं कि हम इनके साथ तो चल नहीं पा रहे, तो ये हम इनके सर में दर्द करने के लिए अपनी तरफ टेंशन बना लेते हैं। एक चीज मैंने अपनी बुक में लिखी है जी, कि जब आप किसी जरूरत में होते हैं, जी जी, जब आप किसी कष्ट में, किसी परेशानी में होते हैं, तो आप किसको याद करते हैं? भगवान को, माँ बाप को। उसके बाद जी जी, व्यवस्था में बैठे हुए इंसान। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, मतलब कोई पुलिस केस हो जाए, कुछ हो जाए, कोई अधिकारी हो, हाँ हाँ, उसमें तो अधिकारी। तो आपने किसको तलाश किया? व्यवस्था में बैठे अधिकारी। इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है कि वो व्यक्ति हमेशा ताकतवर है जो व्यक्ति व्यवस्था में। तो बेहतर है कि व्यवस्था में जगह बनेगी, और व्यवस्था में जब आपकी उपस्थिति हो जाएगी, जब आपकी भागीदारी हो जाएगी, तो फिर आप उसको प्रभावित कैसे नहीं कर पाएंगे? कैसे नहीं कर?
लेकिन प्रभावित करने के लिए उसमें जाना पड़ेगा। दो तरीके, या तो बाहर से उसके खिलाफ संघर्ष करिए या उसके अंदर जाइए और अंदर जाके उसमें अपनी योग्यता साबित करिए, अपनी काबिलियत साबित करिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और फिर उसको प्रभावित करिए। जी। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, वो संविधान सभा के सदस्य थे, तो वो अपने हिसाब से उसको कर पाए। उस समय खिलाफ होते चाहे लाखों लोग लेके खड़े हो जाते, वो चीज नहीं हो पाती। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। ये भी एक दृष्टिकोण। और मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि ये दृष्टिकोण हर किसी को पसंद नहीं आएगा। हाँ। इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो आप स्वतंत्र हैं। आप अपने हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से काम कर लीजिए। नहीं, इसमें ये एंगल भी तो आ जाता है ना, हर समाज का एक नेचर कैरेक्टर होता है। थोड़ा हमारे समाज का नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि ये हमें क्यों बताएगा, एक हल्की सी, कोई कुछ लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, मुझे तो मुश्किल नहीं है, मैं तो अपने लिए अपने लोगों से बात कर ही सकता हूँ। बिल्कुल वही मैंने कोशिश की। पर ये प्रयास ही जो आपने लिखा, जो शुरुआत करी है, वहीं से बदलाव होगा, वहीं से चीजें होंगी। तो इसमें व्यवहार के बारे में आपने लिखा है, व्यवहार पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्यवहार मेरा पसंदीदा विषय है। जी। मैंने इस पे खुद भी बहुत काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैं आपके पॉडकास्ट में भी बैठा हूँ, जी, तो मेरे जाने के बाद जब आप किसी से बात करेंगे तो ये बात नहीं करेंगे कि मैंने आपसे क्या बात की। जी। आप सबसे पहले ये बात करेंगे कि उनका व्यवहार कैसा है। जी, बिल्कुल। और मुझे बुलाने से पहले भी आप तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप ये जरूर पूछते हैं कि वो आदमी कैसा है। बिल्कुल। और जब हम पूछते हैं वो आदमी कैसा, तो हम उसका व्यवहार पूछते हैं। तो आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद सबसे पहले क्या बात की जाएगी? आपके व्यवहार। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा व्यवहार ही मेरा परिचय है। जी। आपका व्यवहार आपका परिचय। तो हम अपना परिचय क्यों खराब करें? बिल्कुल। आपकी धन दौलत, आपकी डिग्रीज, आपकी जो भी अचीवमेंट है लाइफ में, उन पर किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके एब्सेंस में लोग सबसे पहले आपके व्यवहार के बारे में बात करें। मैं जैसे अपने दफ्तर में काम करता हूँ, तो वहां मेरा किसी पद पे होना नहीं होना उतना मायने नहीं रखता है, जितना मेरा काम करने का तरीका, मेरे लोगों के साथ बर्ताव, वो मायने। बिल्कुल। मैंने इसमें एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दिया कि एक दफ्तर में हमारे समाज के 2 लड़के काम करते हैं, एक ही ऑफिस। जी। एक घमंड में रहता है कि मैं तो जमींदार हूँ, मैं क्या समझूं, मैं तो किसी को कुछ नहीं समझता, बॉस की हिम्मत नहीं, वो मुझे काम बता दे और मुझे को 6 बजे के बाद ऑफिस में रुकने के लिए बोलेगा तो मैं नहीं रुकूंगा। एक दूसरा लड़का है हमारे समाज से जो बहुत ही पोलाइट तरीके से रहता है, सबका आदर करता है, सबका सम्मान करता है। अगर उसे ये कहा जाए कि आज थोड़ा देर तक रुकना होगा तो कहेगा कोई बात नहीं, रुक जाए। दोनों हमारे समाज के हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों को समय से सैलरी मिल रही है, लेकिन दोनों का व्यवहार अलग। अब आपको उनसे उस दफ्तर में तो काम पड़ता है, तो आप किसके पास जाए? दूसरे के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें उम्मीद है व्यवहार अच्छा है, वो काम निकाल देगा, क्योंकि उसकी सब लोगों से भी बात ठीक होगी। वो जिस साहब के पास जाएगा वो साहब कहेगा ठीक है तेरा काम तो कर दे। और जिसने वहां तलवारें तान रखी है, जिसने वहां लोगों से संबंध खराब कर रखे हैं, वो आपका काम करा ही नहीं सकता, आप उसके बाद जाएंगे नहीं। हो सकता है खराब और हो जाएगा, आपका काम फिर होगा भी। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। तो व्यवहार बहुत मायने रखता है और मैं ये कहता हूँ कि हम पहले अपने व्यवहार पे काम करें और उसके बाद अपने बच्चों को सबसे पहले व्यवहार ही सिखाएं। और मैंने ये भी लिखा है कि ये चीजें सिखाने के लिए, ये चीज दिखाने की। आप जैसा व्यवहार करेंगे आपके बच्चे वैसा अपने आप सीखेंगे। जैसे मैंने लिखा, घर में चिल्ला के बात करिए, शोर मचा के बात करिए, बच्चे से कहिए बेटा धीरे से बोलिए, वो कभी नहीं मानेगा। आप धीरे बोलना शुरू कर दीजिए, बच्चा अपने आप धीरे, बच्चा देख के सीखता है, बताने से नहीं सीखता। देखिए ये मैंने अपनी किताब में बहुत ज्यादा इस पे तवज्जो दी है कि हम अपने व्यवहार पे काम करें। जी। हमारी पहचान हमारे अच्छे व्यवहार से हो, ना कि हमारे बुरे व्यवहार। पहचान तो व्यवहार से ही होगी, जी, लेकिन अच्छे से होगी तो आप अपने समाज के भी काम आ सकते हैं, जी, अपने भी काम आ सकते हैं, जी। और अगर आपका व्यवहार ही खराब है तो फिर आप ना अपने काम के ना अपने समाज के। बिल्कुल। आप अपना ही काम नहीं कर पा रहे तो दूसरे की तो क्या मदद करेंगे? मतलब नहीं। और फिर सिस्टम से लोग आपको निकालने के लिए भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल करें। अब सिस्टम में हर जगह हर बार सीट्स पे तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता।
और इस सिस्टम में तो सीट्स भी सुरक्षित नहीं है। सीट्स भी सुरक्षित नहीं है अगर आप अकेले हो तो। हाँ, अगर आपके, हाँ, अब आप गुर्जर समाज की बात करें तो संस्थानों में कम है, तो अगर आपका भी व्यवहार में गड़बड़ हो गई तो आपकी कुर्सी गई, क्योंकि एक तो आप पे टैग लगा देंगे वो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। जी जी जी। और बहुत मन से लिखा है इसमें, राजेश पायलट साहब का एग्जाम्पल। जी जी जी। कि जब आप राजेश पायलट साहब को अपने दिमाग में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। एक ऐसा व्यक्ति जो आपने कभी नाराज होते नहीं देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपने कभी किसी को अपशब्द कहते हुए नहीं सुना, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे समाज के लिए कभी गलत बोला ही नहीं। तो अब आप सोचिए कि राजेश पायलट साहब एक छोटे से गांव से सत्ता के शीर्ष तक गृह राज्य मंत्री बने देश जी, और उनके पद से बड़ी उनकी हैसियत थी। जी बिल्कुल। वो गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत हैसियत थी, राजनीतिक हैसियत थी, वो कहीं बड़ी थी। वो सब कैसे थे? अगर कोई मुझे पूछे तो मैं सिर्फ एक ही उसकी वजह बताऊंगा, उनका व्यवहार। वो किसी को नाराज नहीं करते, उनको सत्ता पक्ष के लोग तो पसंद करते ही करते थे, उतनी ही पसंदगी उनकी विपक्ष की। मैंने यही कोशिश की। अटल बिहारी जी, मनमोहन सिंह जी, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री एक फोन से उनके काम करते थे। मैंने अपने समाज को ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि व्यवहार पे सबसे ज्यादा काम करें। जी जी जी। और सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत भी वही है, और इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ है। जी जी। इसका फायदा सिर्फ आप ही को मिलेगा। आप ही को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके अच्छे स्वार्थ का, अच्छे स्वभाव का फायदा मुझे मिल जाए। जी जी। आपके अच्छे व्यवहार का फायदा मुझे मिलेगा। जी। सबसे पहले आपको मिलेगा, उसके बाद आपके समाज को। बच्चों की परवरिश पे क्या बताया आप? इसमें भी मैंने अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की है। जी। बच्चों की परवरिश किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जी जी। और हमें, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि हमसे कुछ चीजें छूट रही हैं। जी जी। हमें वो ठीक करनी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि हमें वो चीजें ठीक करनी। जी जी। जैसे मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हम अपने घर में पति पत्नी जी आपस में किस तरह का व्यवहार करते हैं, जी आपस में किस तरह की बातें करते हैं। जी। बच्चों की परवरिश अलग से कोई विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना है आपको, वो अच्छी चीजें देखे। आपको घर में जो करना है वही परवरिश है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर में आपसे मिलने कौन आता है? आप अपने घर में कैसे लोगों को बुलाते हैं? आप अपनी वाइफ के साथ किस तरह की बातों पर चर्चा करते हैं? बच्चा तो वही सुन रहा होता है, बच्चा वही देख रहा होता है। एक तो ये मैंने कोशिश की है कि पति पत्नी अपनी लड़ाई करने के लिए कोई किराए का मकान ले लें जी, और वहां जाके लड़के फिर अपने घर पे आ जाए। जी जी। बच्चों के साथ लड़ाई लड़े ना, लड़ना ही है तो फिर दूसरी जगह जाके लड़े, बच्चों के सामने नहीं। लेकिन मैंने ये कहा कि बच्चों के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं तो आप सारी जिंदगी ये शिकायत करते रहो, बेटा धीरे से बात करो, बेटा वो नहीं करेगा धीरे। बिल्कुल। बाप को तेजी से बोलते सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसके माइंड में बैठ गया, वो आपके कहने से तो सुन करेगा ही नहीं, वो तो आपको देख के करता है। उसने तो कॉपी कर लिया, आपको पता ही नहीं लगा कब उसने आपकी कॉपी कर दी और उसको सही मान लिया। सही मान लिया। ज्यादातर बच्चों का ये देखा गया है कि बेटा बेटी का, बेटी की हीरो उसकी माँ होती है और बेटे का हीरो उसका बाप या दादा या परिवार में कोई चाचा, मतलब वो उसका रेप्लिका होता है। अगर बच्चे को आप देखोगे तो वो जिन लोगों में रहा है उनमें से किसी की रेप्लिका है। ये मैंने भी थोड़ा देखा, इस पर मैंने काम किया थोड़ा सा। तो बच्चा रेप्लिका, फिर जो आपने बोली किन से मिल रहा है, किन को देख रहा है। अगर एक बच्चा आईएएस को देख के पर्सनली मिल पा रहा है तो बच्चे का आईएएस बनने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। वीडियो में देखना अलग है, लेकिन सामने मिलना, जज से मिल पा रहा है तो वो जज बन सकता है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों से मिलवाए, आपके घर पे अच्छे लोग अच्छे आए। और जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है कुछ आईएएस भी कुछ होता है नहीं होता है, तो फिर वो उसके लिए दूध की बात हो जाती है। दूसरी बात मैंने इसमें ये की है, जनों से ये कहा है कि आप भी और मैं उसी समाज से हैं, एक ही जैसी चीजें हमारे आपके घरों में होती जी जी।
मैंने देखा है बहुत सारे परिजनों को, माता पिता को भागते, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैं पूछता हूँ किस लिए करना है, तो बोलते बच्चों के लिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्या बच्चे अकेले हैं? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़नी है, क्या वो कुछ नहीं करेंगे? तो उनका जवाब ये होता है कि जी मैं ये चाहता हूँ कि उसे घर ना बनाना पड़े, उसकी कमाई का कुछ बंदोबस्त कर दो, उसका गुजारा होता रहे। तब मैं उनको ये कहता हूँ कि इसका मतलब वो तो कुछ करेगा नहीं। और उसके दिमाग में बैठा दिया। तो आप ये जो भागदौड़ कर रहे हैं, ये उस बच्चे के भले के लिए नहीं हुई। बिल्कुल सही करेंगे। इसलिए मैंने इस किताब में लिखा है कि अपने हिस्से का काम करिए, अपने हिस्से, बच्चों के हिस्से का काम। अब ये बात आसानी से समझ में नहीं आई। नहीं समझ में नहीं समझ में। हम तो भाग इसीलिए रहे, कोई भागते आदमी को रोके भागो मत, तो नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि बच्चे के हिस्से का काम मत करिए, अपने हिस्से का काम करिए। आपका काम है बच्चे को परवरिश देना, ना कि बच्चे को के लिए संपत्ति जोड़ना। जी जी जी। हमारे समाज में कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जो किसी आदमी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मकान बेचे। जी जी जी। कितने लोगों को आपने सुना है कि बच्चे को उसे MBA कराना था या उसे MTech कराना, बिल्कुल या IIM में भेजना था, IIT में भेजना था, उसकी कोचिंग के लिए मकान बेच दिया। वो नहीं करेंगे, उसके लिए 2 मकान बना देंगे। 2 मकान बना देंगे और ये भी नहीं सिखाएंगे कि 2 के 4 कैसे बनाने हैं, बस ये है कि अब तुम आराम करो। उसको सिर्फ आपको परवरिश देनी है, आपका काम सिर्फ इतना है। जानवर भी परवरिश ही देता है, वो भी उसको आपने बहुत बड़ी बात इस लायक बना के, और फिर कहता है तेरा काम है आप करो, खुद करो। हम ये कहते हैं नहीं मैं तो अभी 2-3 पीढ़ी का इंतजाम करके दूंगा, और उसके उदाहरण हमारे सामने। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी क्या करते हैं फिर। मैंने तो ये भी एक देखा है कि अगर आपने ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है बच्चों के नाम, तो आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए प्रॉपर्टी करना बुरी बात नहीं, हाँ, लेकिन खाली प्रॉपर्टी ही करना बुरी बात। और उसके साथ बच्चों को एजुकेशन, आपने बच्चों को समय दिया, जी जी जी, आपने बच्चों से बात की, जी जी, पता लगा कि आप प्रॉपर्टी जोड़ने बच्चों से तो बिल्कुल अपने बच्चों से तो बात ही नहीं की। आपको बच्चे के साथ रहना है, उसे समय देना है, उसे जीवन जीना सिखाना है, उसे दुनियादारी सिखानी है। जी जी जी। उसी समय में आप प्रॉपर्टी जोड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जी जी जी, आप अपना बिजनेस कुछ कर रहे हो, आप उसी टाइम में तो कर रहे हो। आप खूब करिए, लेकिन बच्चे के समय में कटौती मत करिए, क्योंकि जो उसकी परवरिश के लिए आपको समय देना है वो समय आप बच्चे को दीजिए। उसकी कीमत पे आप मत जोड़िए चीज, और उसको ये रियलाइज भी मत करने दीजिए कि तेरे लिए सब सेट है, तू ज्यादा मेहनत मत कर। ऐसा भी लोग बोलते हैं। ये तो परवरिश में अपने आप ही आ जाएगा, बिल्कुल आ गए। जी जी। ऐसे बहुत परिवार हैं जो धनाढ़ हैं, उनके बच्चे भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वो कभी उस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। गुजरात का एक परिवार है, उसका फेमस है कि वो 6 महीने के लिए ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को भेजते हैं टिकट लेके हवाई जहाज का। बस हवाई जहाज का टिकट देने के बाद उसे कुछ नहीं देते, और उसे बोलते हैं 6 महीने तेरा ये है और तू 6 महीने बाद वापस आ जाएगा। और 6 महीने बाद जाएगा किसी शहर में तो जॉब करेगा, कुछ ढूंढेगा, कुछ इंटर्नशिप करेगा। तो ये उस परिवार का कल्चर है। बिल्कुल, मतलब ये हुआ कि आप परवरिश में कंजूसी मत करिए। जी जी जी। परवरिश को जिम्मेदारी समझिए। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बच्चा पैदा कर दिया और उसके बाद उसे स्कूल कॉलेज भेज दिया, उसे महंगी महंगी एजुकेशन दे दी और उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बना दी जी, या उसके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर दी। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। जी जी। आपकी पहली जिम्मेदारी है उसे परवरिश देना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना, जी, उसे अच्छे जीवन के लिए तैयार करना, उसे दुनियादारी सिखाना। जी। अभी आप देखिए कि बच्चे IIT पहुंच रहे हैं, IIM पहुंच रहे हैं, उनके पैकेज सुनिए, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, और जब वो ग्रस्त जीवन में घुसते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कर लेते। इसका मतलब कमी कहाँ रही? इवन एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मेरे तो 2-3 करोड़ की जॉब है तो मुझे शादी क्या जरूरत है। लड़कियां ये बोल रही है, लड़के बोल किसी रहे के हैं। साथ रहना नहीं सिखाया, नहीं सीखा। उन्हें ग्रस्त कैसे हो, क्या होता है, ये नहीं सिखाया गया। आपने तो बस उसकी, आप देखिए आज के समय में जो एजुकेशन है वो आपका लाइवलीहुड का सोर्स पैदा करने का एक साधन है। जी जी जी। वो आपको बेहतर इंसान बनाने का साधन नहीं है। तो उसे इंसान कौन बनाएगा? पूरी की पूरी व्यवस्था तो उसे धन कमाना सिखा रही है। हाँ, पढ़ाया किस लिए जा रहा है? नौकरी ढूंढना, धन कमाना, यही पर्पज है। तो इसका मतलब तो पढ़ाई से तो वो चीज पूरी होगी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैंने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आपके पास किसी भी हाल में समय नहीं है
तो बच्चे को ये चीजें सिखाने के लिए ट्यूटर रख ली। आपने गणित के ट्यूटर तो रखे, बिल्कुल। साइंस के ट्यूटर रखे, बिहेवियर का रख बच्चे को दुनियादारी सिखाने का, बच्चे को बेहतर इंसान बनाने का ट्यूटर तो कभी रखा आपने? वही बच्चे फिर बाद में फेल हो रहे हैं, उनकी शादियां नहीं चलती, वो नौकरी का प्रेशर नहीं झेल पाते, नहीं झेल, अच्छे अच्छे पैकेज हैं और पता लगा कि वो तो जीवन से उसमें तो डिप्रेशन में। पीछे मुझे पुणे के मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जी जी, किसी सरकारी काम से। तो मतलब मैं ये समझ रहा था कि मेंटल हॉस्पिटल में वो लोग होंगे जो जन्मजात मानसिक रोगी है, गरीब होंगे, मानसिक रोगी हाँ, जन्मजात होंगे, हाँ, हाँ, पैदाइशी। लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरे और आपके जैसे लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे, जवान बच्चे, 25-30 साल के बच्चे, वो मेंटल हॉस्पिटल में। कोई किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, कोई किसी बड़ी एमएनसी में काम कर रहा था, किसी की मतलब बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के बच्चे मेंटल हॉस्पिटल में डिप्रेशन में अपना इलाज कर रहे थे और कई साल से वहां हैं। उनसे बात करोगे तो बहुत फराडदार अंग्रेजी बोलेंगे। जब डॉक्टर से पूछा इसको हुआ क्या है, तो डॉक्टर ने कहा बच्चा डिप्रेशन में, ये ऑफिस का प्रेशर नहीं झेल पाया। तो प्रेशर तो तब झेले जब हमने उसे प्रेशर झेलना सिखाया हो। तो ये कमी सिर्फ परवरिश की है। तो हम इस बात से खुश ना हो कि मेरा बेटा उस कॉलेज में पहुंच गया है या उसने वो डिग्री हासिल कर ली है, आपने कुछ कमी तो नहीं छोड़ती उस पर ध्यान देने के लिए। बहुत बड़ी बात। तो ये मैंने अपनी पुस्तक में परवरिश एक अध्याय है, इसमें मैंने कोशिश की है कि आप अपने हिस्से का काम करिए और अपने हिस्से का पूरा करिए, और परवरिश उसमें पहला काम है। इसमें ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी एक सैलरी अच्छी होती है परिवार को चलाने के लिए, उनके बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं। मतलब इसमें कुछ और भी चीजें आ जाती हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली भी देखा है कि अमीर बिजनेसमैन के बच्चे उतने बिजनेसमैन बन सकते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है, लेकिन एजुकेशन में या सरकारी पदों में वो लोग ज्यादा हैं जिनके माँ बाप एक मिडिल क्लास से, उनको अच्छी परवरिश दी, अच्छी एजुकेशन दी, डिसिप्लिन दिया और उनको संस्कार भी दिए, तो वो अच्छा जीवन में कर पाए बच्चे। देखिए मैं तो यही इस बात को इस तरह करूँगा जी जी कि आपने बच्चे को समय दिया कि नहीं। जी जी जी, इसीलिए माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी। जी जी जी, अगर माँ शिक्षित होगी तो माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। बिल्कुल। और अगर बच्चे का पहला गुरु ही शिक्षित नहीं है तो बच्चे को दिक्कत होगी। तो इसलिए इसमें आजकल स्टडी इतनी टफ हो गई है। एक बात इसमें ये भी है कि माँ का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जी, जी। महिलाओं की शिक्षा बहुत जी जी, तो अगर आप अपने बच्चे को समय दे रहे हैं, उसकी परवरिश पे ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चा चाहे सरकारी कर्मचारी का हो, चाहे किसी किसान का बच्चा हो। और मैं तो यही मानता हूँ कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी है समझदार होना। समझदार। जैसे हमारी माएँ थी, वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमारी मजाल, व्यवहारिक सारी चीजें वो सिखा हमारी मजाल है स्कूल के लिए लेट हो जाए। बिल्कुल समय से पहले बस्ता तैयार रहता था, निकलो छुट्टी नहीं कर सकते वो बाहर। असल में वो हमें समय देते थे, समय, वो परवरिश बेहतर जानते थे, उनका फोकस परवरिश पे था, हमारा फोकस भौतिक चीजों पे। बहुत अच्छी। तो हमने वो वाला समय वहां से निकाल कर हमने वहां लगाना शुरू कर दिया, और उसके दुष्परिणाम हम भुगत रहे। मैं भी भुगत रहा हूँ, आप भी भुगत रहे हैं। हमारे बच्चों की शादियां नहीं चल रही, नहीं चल रही। हमारे बच्चे खुश नहीं, जी जी, हमारे बच्चे बीमार, डिप्रेशन में लोग समय से शादियां नहीं कर रहे। कितनी तरह की समस्याएं बच्चों के साथ, और ये पिछले 20-30 साल में पैदा हुई है। जी जी, जब से भौतिकवाद ज्यादा बढ़ा, अब जरूरतें इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती। इसमें एक देश का भी एक बड़ा टॉपिक है, पॉलिटिक्स का एक बड़ा टॉपिक है, और समाज जो चलता है पॉपुलेशन से चलता है। बच्चों की बात हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन का मतलब ये है, इस पे एलॉन मस्क ने भी बोला है कि आने वाले समय में बच्चे नहीं होंगे या कम होंगे। 2047 में पॉपुलेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? पॉपुलेशन एक बड़ा इशू उस समय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने वो बात जो परवरिश में वो चीज कवर की है, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से परवरिश से कनेक्ट। जी बिल्कुल करेक्ट है। अपनी जो अभी की जो नई पीढ़ी है, वो माई लाइफ माई चॉइस,
ये कंसेप्ट है जिसको लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले कह दिया था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जी जी अकेला वो है ही नहीं। जी तो माई लाइफ माई चॉइस, जी ये कैसे समझ? माई लाइफ माई चॉइस के साथ आप किसी दूसरे इंसान के साथ रह ही नहीं सकते। तो ये हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि ग्रस्त क्या है, जी आपका जीवन साथी क्या है, आपको ग्रस्त को निभाना कैसे है। जी ये तो सबसे सबसे मुश्किल काम है, ग्रस्त होना। ग्रस्त से बड़ा सन्यासी कोई नहीं। कोई नहीं, किसी ने कहा उसने भी बोला है। ग्रस्त से बड़ा सन्यासी कोई नहीं। और ग्रस्त तो त्याग है, त्याग, आप सब कुछ छोड़ते हैं। माँ अपनी रात की नींद बच्चे के लिए छोड़ देती है, बाप अपना दिन भर मेहनत करता है, वो खाली पेट रह लेता है लेकिन अपने बच्चों का पेट। तो ये जिम्मेदारी से भागने वाली एक समस्या खड़ी हुई है, जिसमें शादी देर से करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, और हम एक दूसरे को जब तक बर्दाश्त करेंगे साथ रहेंगे तो साथ नहीं रहेंगे। कोई ऐसा इंसान है आपकी समझ में जो आपको जीवन भर अच्छा लगे? बिल्कुल। लेकिन ये हमारी संस्था मैरिज ये क्या बताती है? ये कहती है कि दुनिया में कैसा व्यक्ति है जिसमें आप दुनिया देखिए, दुनिया में वही आपके लिए दुनिया। और ये तो इससे तो बड़ी तब की चीज है। हमें तो हर थोड़ी देर बाद तो दूसरा अच्छा लगने लगता है। इसीलिए ये तपस्या है ग्रस्त। तो हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा कि ये मैरिज एक संस्था है और ये मनुष्य के लिए सबसे पवित्र संस्था है, सबसे जरूरी संस्था है। और अगर इस संस्था को नहीं चलाया गया होता तो हम आप ही नहीं होते। और उसका एक टेस्ट भी है, मतलब आप अपने जीवन में सिक्योरिटी, आपके जीवन में स्टेबल होना, मतलब स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, और एक आपकी जर्नी होगी। फैमिली में बच्चे होते हैं, एक बच्चों का प्यार हो गया, आप बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन बच्चे भी आपके लिए अपना अटैचमेंट है। और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग जर्नी में अगर इसको कह लो चलो ठीक है बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक लालच अलग बात है, लेकिन बच्चों का होना और फैमिली का होना ये तो इंसान का एक जो 100 साल का, 80 साल का, 75 साल का ड्यूरेशन है, तो वो उसकी एक साइकिल बन जाती है। वरना तो काम काम काम, सोना जगना, तो फिर क्या बचा। और वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में भी इस चीज को बहुत पहले जी समझ लिया गया था। जी जी इस बात का अंदेशा था जी जी कि लोग कहेंगे शादी क्यों, बच्चे क्यों। जी 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 तो उसके लिए कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए ऋण, एक ऋण है पिता का ऋण। पिता का, और पिता का ऋण कैसे उतरता है? पिता का ऋण उतरता है पिता के वंश को आगे बढ़ाना, बिल्कुल, यानी संतान का। अगर अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएंगे आप तो इस ग्रस्त को भी निभाएंगे। जी जी और अगर उनको जिम्मेदार ही नहीं बनाया तो फिर उनके लिए ना तो परिवार चलाना संभव है और ना उन्हें अपने व्यापार का, रोजगार का वो दबाव और तनाव भी उनको लेना उनके लिए आसान है, वो नहीं झेल पाएंगे। बिल्कुल। ग्रस्त तो बहुत बड़ा दबाव है। तो आज 2025 में गुर्जर समाज को आप कैसे देखते हैं और 2047 में कैसे देखते हैं? गुर्जर समाज को जो पिछले 10-15 साल में मैंने देखा है, जी 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 उसको देखकर जब मैं 2047 के अपने समाज की कल्पना करता हूँ जी जी तो शायद जो मेरे समाज के लोग उस समय होंगे जी 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 वो 2047 में सीना ठोक के कहेंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं जी जी और इस देश को बनाने में हमसे ज्यादा योगदान इसी जी। का। बहुत उज्जवल भविष्य है, जी जी हमारे युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी और पिछले 10-15 साल में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है उससे तो मैं 100% आशान्वित हूँ। बिल्कुल। 2047 हमारे समाज की। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें बच्चे नहीं है, पायलट हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, हर फील्ड में लोग हैं। नए बच्चे तो और ज्यादा एडवांस होंगे जिनको शिक्षा मिल रही है समय पे, वो समझ गए कि जी जी हमें करना क्या। करना क्या। अभी तो यही नहीं पता था कि हमें करना क्या, अब उन्हें पता है कि यही करना है, यही करना है। बिल्कुल बिल्कुल जब आपको अपना रास्ता पता चल जाए फिर आप रास्ता तय कर ही लेते हैं। बिल्कुल। और ऊर्जा बहुत है और माइंड बहुत है, ब्रेन अच्छा है, तो फ्यूचर भी अच्छा है। थैंक यू, आपकी इस किताब की जर्नी इस पॉडकास्ट में हमने सुनी, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक इसको पसंद करेंगे और मैं सभी से अपील करता हूं कि इस किताब को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसका जो भी लिंक होगा हम नीचे डाल देंगे और ग्रुप्स में जब पॉडकास्ट को शेयर करेंगे तो बुक का लिंक भी हम आपसे शेयर करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।